हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में बंसल वायर आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। तो दोस्तों कल बंसल वायर्स की लिस्टिंग होने वाली है और किस तरह की लिस्टिंग हो सकती है इसी के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप सबको मिला, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। 243 से 256 का प्राइस बैंड था। बड़ी बात ध्यान रखिएगा, आपको 256 रुपीज़ का एक शेयर मिलेगा। कितने शेयर्स मिलेंगे? 58 शेयर्स मिलेंगे। अगर आपने कौन सी कैटेगरी में लगाया, अगर आपने रिटेल कैटेगरी में लगाया, अगर आपने एचएनआई कैटेगरी में लगाया तो आपको ज़्यादा शेयर मिलते हुए नजर आएंगे। बट अगर रिटेल में लगाया तो 58 शेयर्स आपको मिलेंगे एज पर सिंगल लॉट, राइट। सी फ्रेंड्स, जब भी कोई इशू होता है तो उसके अंदर हमेशा लिस्टिंग में एक बात तो देखी जाती है कि वो इशू बेसिकली था कैसा, राइट। क्या वो पूरा का पूरा फ्रेश इशू था, क्या पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल था, या कॉम्बिनेशन था। तो इस इशू के साथ एक पॉजिटिव बात क्या है कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू था। आप कहेंगे ये पॉजिटिव बात कैसी हुई कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है? तो देखिए, फ्रेश इशू का मतलब ये होता है कि बेसिकली कंपनी को पैसों की नीड है, कंपनी को पैसों की ज़रूरत है। और अगर दोस्तों कंपनी पैसा रेस कर रही है तो बेसिकली कंपनी किस पर्पस के लिए रेस कर रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है जानना। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी पहली बात तो फ्रेश इशू लेकर आई, यानी इसका मतलब कंपनी को पैसों की नीड थी। और जब पैसों की नीड होती है तो वैल्यूएशन के ऊपर भी खासा ध्यान रखा जाता है, बिकॉज कंपनी को अगर पैसे उठाने हैं तो वैल्यूएशन सही लेकर आनी पड़ेगी। अगर सही वैल्यूएशन लेकर नहीं आए तो होगा क्या, गलत वैल्यूएशन पे अगर यहाँ पर कंपनी लेकर आएगी तो हो सकता है कि कंपनी को रिस्पॉन्स अच्छा ना मिले, हो सकता है कि आईपीओ फुली सब्सक्राइब ना हो सकता है कि एंकर इन्वेस्टर्स ना आए, राइट। तो ये सब चीज़ों को कंपनी को देखना पड़ता है, तब जाकर दोस्तों कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है, क्योंकि वैल्यूएशन सही होना जरूरी है। बिकॉज यहाँ पर नीड पैसों की किसको है? कंपनी को है, कंपनी के इन्वेस्टर्स को नहीं। कंपनी के इन्वेस्टर्स ऑफर फॉर सेल नहीं लेकर आ रहे हैं। कंपनी अपना स्टेक, कंपनी अपना प्रमोटर्स का या फिर इन्वेस्टर्स का स्टेक नहीं बेच रही है। कंपनी के पास बेसिकली पैसा आ रहा है, राइट। तो कंपनी को पैसों की नीड किस किस के लिए? तो पहली बात तो देखिए, कंपनी यहाँ पर अपनी सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स को कंप्लीट करेगी या फिर रीपेमेंट करेगी और या फिर प्रीपेमेंट करेगी अवेल बाय आवर कंपनी अंडर सब्सिडरी, राइट। सेकंड बात, कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स के लिए पैसा चाहिए। और तीसरी बात, कंपनी को जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए पैसा चाहिए। तो तीनों चीज़ में अगर आप देखेंगे तो मेजरली कंपनी अपने डेट रिडक्शन के ऊपर फोकस करने वाली है। तो पहली बात तो आपको समझ में आ गई है क्या है। पहली बात तो ये है कि कंपनी अपना आईपीओ लेकर क्यों आई थी। अब इसी के साथ सेकंड बात जो आ जाती है वो क्या है दोस्तों, कंपनी के फंडामेंटल्स। कंपनी के रेवेन्यू पे बात करते हैं। 2021 में दोस्तों, सॉरी 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 2200 करोड़, उसके अगले साल 2422 करोड़ और अब 2470 करोड़। अगर आप कंपनी के रेवेन्यू पर देखेंगे तो हाँ, रेवेन्यू के अंदर कोई बहुत बड़ा इंक्रीज हमको देखने को नहीं मिला है। मात्र कंपनी का रेवेन्यू एक साल के अंदर 2% तक बढ़ता हुआ नजर आया, जो कुछ खास नहीं है। बट प्रॉफिट की बात करते हैं, देखिए कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 57 करोड़ का था, फिर अगले साल 59 करोड़ का हुआ और अब सीधे 78 करोड़ का हो गया। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर आपने ऑलमोस्ट 32% का इंक्रीज देखा। ये जो 32% का इंक्रीज है ये अपने आप में बढ़िया है। अब आते हैं बोरोइंग्स के ऊपर, क्योंकि कंपनी को पैसा किसके लिए चाहिए? डेट रिडक्शन के लिए। तो ये बात ध्यान रखिए, कंपनी का आईपीओ का जो पूरा साइज है, अगर कंपनी सब कुछ अपना डेट रिडक्शन में डाल देती है तो कंपनी नेट डेट जीरो हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है, कंपनी के ऊपर 681 करोड़ की बोरोइंग है, जिसको कंपनी दोस्तों उतारती हुई नजर आएगी। कितना हद तक उतारती हुई नजर आएगी? तो कंपनी क्लोज टू 545 करोड़ के आसपास दोस्तों यहाँ पर अपना डेट जो है वो रिडक्शन करती हुई नजर आएगी। सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट कॉस्ट भी है दोस्तों इसके अंदर जो कंपनी की चले जाएगी। तो इतना पैसा जो है वो कंपनी का इन पैसों से यूजेज होगा। और बाकी का पैसा कंपनी कहाँ यूज़ करेगी? बाकी का कंपनी देखिए वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी का पैसा जाएगा और बाकी का और कुछ कामों के लिए चले जाएगा। इसके बाद आते हैं तीसरी चीज़ पे। तो देखिए कंपनी की जो मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ की हो जाएगी। कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो खासा बढ़िया आपको देखने को मिलता है। मतलब क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 20% से ऊपर है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था, अगर 20% से ऊपर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी होता है तो ये एक बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ये कंपनी के जो की मैट्रिक्स है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है वो बढ़िया दिखाता है। 20% से ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छा मान जाता है। वही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्लोज टू 20% ही है, 18.46%। हाँ, डेट टू इक्विटी कंपनी का खराब है क्योंकि 1.48 का है। अभी बात ध्यान रखिएगा, कोई भी कंपनी का अगर एनबीएफसी नहीं है, बैंकिंग नहीं है, उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ, अगर डेट टू इक्विटी 1 से ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी की डेट की पोजीशन अच्छी नहीं है। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, डेट टू इक्विटी 1 से नीचे होना चाहिए, एटलीस्ट 1 से नीचे होना चाहिए। 0.50 से नीचे तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर 1 से ऊपर है तो ये अपने आप में दिखा सकता है कि कंपनी को थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है अपने डेट रिडक्शन के लिए। इसीलिए कंपनी का दोस्तों जो मेजर प्रायोरिटी है वो है क्या? डेट को कम करना, अपने कर्ज को कम करना। इसके ऊपर कंपनी का फोकस होने वाला है, तो ये भी टिक मान लेते हैं। कहाँ काम करना है कंपनी को? सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, कंपनी को काम करना है अपने मार्जिन के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनी के जो मार्जिन है वो मात्र 3% के, जो अपने आप में हम कह सकते हैं कंपनी को बढ़ाने पड़ेंगे। अदरवाइज कंपनी का जो बिजनेस है वो अगर ग्रो भी कर जाएगा तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन उतने ग्रो नहीं कर पाए तो मार्केट वैल्यू नहीं देगा। अब आते हैं दोस्तों इसी बात पे वैल्यूएशंस पे। तो देखिए कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है वो ऑलमोस्ट 50.86 के प्राइस ट्रेंडिंग पे आ रहा है।
अब यहाँ पे अगर दूसरी कंपनीज को देखें तो जैसे राजरत्न ग्लोबल है, वो 35 की प्राइस ट्रेडिंग पे अवेलेबल है। DPYS है, ऑलमोस्ट 20 की प्राइस ट्रेडिंग पे अवेलेबल है। बैटमुदा इंडस्ट्रीज़ है, जो ऑलमोस्ट 38.65 की प्राइस ट्रेडिंग पे अवेलेबल है। तो अगर आप कंपनीज की वैल्यूएशन को नापने जाएंगे तो ये दिखता है कि कंपनी की वैल्यूएशन उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र नहीं आती है। बट ये बात आपको समझना पड़ेगा कि देखिए, ये जो बाकी की कंपनीज है, इन कंपनीज का काम आपको बहुत ज़्यादा सिमिलर देखने को नहीं मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये बात ध्यान रखिए, कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो लिस्टिंग के बाद और भी स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ सकती है। क्यों? बिकॉज जो कंपनी का डी लेवरेज है और जो कंसोलिडेशन होगा इसकी एक कंपनी का BSPL का, उससे दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर भी बहुत आपको असर पड़ता हुआ नजर आएगा। आपको अगर नहीं पता है तो याद रखिए, कंपनी एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स कैपेसिटी रहेगी उनके करंट वन से, ये कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगी बाय FY25 बाय लार्ज मार्जिन्स, राइट। तो कंपनी का इसके ऊपर भी फोकस रहने वाला है कि हाँ, कंपनी यहाँ पर कितना ग्रोथ दिखा पाती है, कंपनी कितना अपने आप को बढ़ा पाती है। ये चीज़ें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो कंपनी की नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो कितना बढ़िया करेगी, उसके रिजल्ट कितने बढ़िया आते हैं, ये बाजार ज़रूर देखेगा, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर ग्रे मार्केट पे। तो देखिए, ग्रे मार्केट क्या कह रही है। ग्रे मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, 25% पे दोस्तों ग्रे मार्केट आ चुकी है। अब ग्रे मार्केट ने हाई ऑलमोस्ट 30% के आसपास का लगाया था, 76 रुपीज़ के आसपास का, बट वहाँ से फिसलते फिसलते ग्रे मार्केट जो है वो 25% पर आ चुकी है। अब ये ज़रूर है कि देखिए, ग्रे मार्केट अगर आप देखेंगे लास्ट 2-3 IPO से हो क्या रहा है, अलॉटमेंट जैसे नज़दीक आता है ग्रे मार्केट गिरना चालू कर देती है, और एक्जैक्टली वो भी सिचुएशन अभी हमको देखने को मिल रही है। बट मेरे हिसाब से देखिए, ये जो IPO है कहाँ लिस्ट हो सकता है, तो देखिए कहाँ पर लिस्ट हो सकता है। मेरे हिसाब से देखिए, ये जो IPO है 305 से 331 के बीच में लिस्ट होगा, इन्हीं लेवल्स के बीच में लिस्ट होना चाहिए। 330 आप कह सकते हैं राउंड ऑफ करके। ग्रे मार्केट के हिसाब से 321 है, बट उसके पीछे का रीज़न आपको बताया कि देखिए, जो कंपनीज लिस्टेड है सेम इस पूरे कैटेगरी की, वहाँ पर वैल्यूएशन मोटा मोटी देखिए 40 के अंदर अंदर है, राइट। अभी 40 के पी के आगे आपको मिलती हुई नजर आती है, तो नो डाउट देखिए थोड़ा सा वैल्यूएशन कंसर्न दिखता है। बट मेरे हिसाब से देखिए, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स बहुत एक्साइटिंग मुझे नजर आते हैं, क्योंकि कंपनी अपने आप में जिस सेगमेंट में काम कर रही है उसमें वन ऑफ द लीडिंग कंपनी में से एक बन सकती है। क्यों? उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि देखिए, कंपनी जो काम कर रही है अभी, तो वैसे देखिए कंपनी ऑलरेडी सेकंड लार्जेस्ट स्टील एंड लार्जेस्ट स्टेनलेस स्टील वायर मैन्युफैक्चर कंपनी है। बट जो कंपनी अपना डेट रिडक्शन करेगी, उससे कंपनी के अंदर आपको और बढ़िया बैलेंस शीट स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी, कंपनी के फंडामेंटल्स और आपको बढ़िया दिखते हुए नजर आएंगे। ये एक सबसे अच्छी बात नजर आती है, राइट। तो ये फोकस करने वाली बात है। अब ये कि देखिए, आने वाले समय के अंदर कंपनी कितना बढ़िया कर पाती है, सब हमको पता चलेगा जब कंपनी अपने फंडामेंटल्स हमारे सामने पेश करेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, राइट। क्यों मैं कह रहा हूँ कि इंडिया की लार्जेस्ट स्टील वायर मैन्युफैक्चर बन सकती है। जैसे दोस्तों इनका जो नया प्लांट है जिसकी 2.5 टाइम्स कैपेसिटी है, वो जैसे इंक्रीज होगी तो देखिए कंपनी ऑटोमेटिकली आपको और बढ़ती हुई नजर आ जाएगी, राइट। तो इसीलिए कंपनी का जो आगे का फ्यूचर है वो थोड़ा सा एक्साइटिंग नजर आता है। बट हाँ, देखते हैं अब यहाँ पर कि कंपनी कितना बढ़िया कर पाती है। बट मेरे हिसाब से 305 से 331 के बीच में कहीं ये लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। अब ये देखना है कि कहाँ पर लिस्ट होता है। 300 रुपये के नीचे मुझे लगता नहीं ये लिस्ट होगा, क्योंकि वैल्यूएशन ठीक है, थोड़ी सी है कंपनी के ऊपर, बट स्टिल इट्स ओके, राइट। तो इस हिसाब से मेरे लिस्टिंग एक्सपेक्टेशंस यही है। होपफुली दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है मुझे बताया कमेंट सेक्शन में। बात ध्यान रखिएगा, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस था, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। बाय सेल के लिए अपने आप फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।